हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान दे रहे थे, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास कहाँ है? उत्तरकाशी में फंसे सुरंगों में 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रेट माइनर्स वकील हसन के मकान पर चलेगा बुलडोजर। चला बुलडोजर, भड़की प्रियंका गांधी। जी हाँ, दरअसल दुखद खबर निकल के आई है जो आप समझ नहीं सकते हैं। आपको याद होगा उत्तरकाशी में सुरंगों में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रेट माइनर्स वकील हसन के मकान पर बुलडोजर चल गया। पीड़ित बोला कि डीडीए ने बिना किसी नोटिस के मेरे घर को ढहा दिया है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाई थी और उस समय जमकर चर्चा थी। इस बीच उनकी पत्नी ने कहा है कि हमारे बच्चों को मारा पीटा गया, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया गया। मुन्ना कुरैशी वकील हसन और मेरी बेटी को थाने में बंद कर दिया। मेरा पति हीरो था। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हमारा विकास कहाँ है? वकील हसन की पत्नी ने ये चीज़ें उन्होंने कही कि एक तरफ पीएम मोदी तारीफ करते हैं और एक तरफ ये चीज़ें होती हैं। इसी बीच आपको बता दें प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले पर बड़ा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने जो है ट्विटर के जरिए उन्होंने कई चीज़ें कही हैं। उन्होंने एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से उनकी वीडियो, उनकी पत्नी का वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 लोगों की जान बचाई थी उन्होंने, सब उन्हें सम्मान दे रहे थे, आज उस सम्मान के बदले मेरे मकान ले लिया। वकील हसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाई थी। तब आपने प्रचार के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को लगा दिया था कि मोदी ने कर दिखाया, मोदी ने कर दिखाया। लेकिन जिस मुस्लिम वकील हसन के दम पर आपने फ़ोटो खिंचवाई थी, आज उसी की घर पर आपने बुलडोजर चलवा दिया है। जब प्रचार खत्म हो गया तो उसी वकील हसन को थाने में बंद कर दिया गया और उनका घर तोड़कर उनके बच्चों के सिर से छत छीन ली गई। गरीबों का घर तोड़ना, उन्हें कुचलना, प्रताड़ित और अपमानित करना, ये अन्याय ही है। भाजपा के अन्यायकाल की सच्चाई है। जनता इस अन्यायकाल का जवाब जरूर देगी। तो प्रियंका गांधी ने वो वीडियो भी शेयर किया है, आप देख सकते हैं। इसी चीज़ को शेयर करते हुए जो है वो प्रियंका गांधी ने जमकर गुस्सा जाहिर किया है। एक और अपडेट निकल के आई है, गाजा में इजरायली बमबारी जारी, 24 घंटे में 76 फलस्तीनी मारे गए, कुल मृतकों की संख्या 30,000 के करीब। इजरायल और हमास में भीषण जंग जारी और इस बीच हर दिन गाजा में दर्जनों फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। गाजा पट्टी में फिलहाल फलस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 29,000 हो गया है। इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटों में 76 लोगों की जान ले ली। ये जानकारी हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि फिलहाल इसी बीच 110 लोग घायल हो गए हैं। पिछले साल अक्टूबर के प्रारंभ में शुरू इजरायली हमास युद्ध में अब तक घायलों की कुल संख्या 70,000 हो गई है। समाचार एजेंसी सिंहवा की रिपोर्ट के अनुसार भारी बमबारी और नागरिक सुरक्षा और एम्बुलेंस कर्मचारियों की कमी के बीच कुछ मृतक मलबे में दबे रहे। बुधवार को इजरायली मीडिया आउटलेट ने बताया कि गाजा पट्टी में लड़ाई के दौरान आईडीएफ के 2 अधिकारी मारे गए और 7 सैनिक घायल हो गए हैं। इसमें मरने वाले सैनिकों की संख्या 582 हो गई है। तो ये चीज़ें। एक और अपडेट, 7 अक्टूबर के बाद से ब्रिटेन में मुस्लिम विरोधी हेट क्राइम में तेजी हुई है। अब तक 2000 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है जहां आखिर आपको बता दें कि मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ा हुआ है। समझिए इस बात को आप, मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ा हुआ है। खबर निकल के आई कि 7 अक्टूबर के बाद ब्रिटेन में मुस्लिम विरोधी हेट क्राइम में तेजी से वृद्धि हुई और अब तक 2000 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। आपराधिक घटनाओं की निगरानी करने वाले एक एजेंसी ने ब्रिटेन में बढ़ती मुस्लिम विरोधी घटनाओं को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 अक्टूबर में इजरायल और फ़लस्तीन जंग के बाद यूनाइटेड किंगडम में मुस्लिम विरोधी घृणा में अपराध में तेजी आई है। दोस्तों, भारत में भी जो है वो 7 अक्टूबर के बाद से मुसलमानों से भेदभाव के मामले में तेजी आई है। एक और अपडेट, इजरायल भर्ती के लिए आज से सेकेंड फेज सिलेक्शन शुरू। पहले ही दिन बड़ी संख्या में पहुंचे श्रमिक 1,37,000 रुपये दी जाएगी सैलरी। दरअसल ITI अलीगढ़ में बुधवार को इजरायल भर्ती के लिए एक बार फिर से दूसरे राउंड के सिलेक्शन प्रक्रिया का आगाज हुआ। संस्थान के सभागार में श्रम एवं सेवा जेनो विभाग के सचिव अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इसका औपचारिक शुरुआत की। भारत सरकार और इजरायल सरकार के बीच हुए MOU के तहत प्लास्टरिंग वर्क, मेसन, सेरामिक टाइलिंग और वेल्डिंग फ्रेमवर्क और आयरन वेल्डिंग के एक्सपर्ट मैन पावर की भर्ती के लिए इस स्पेशल रिक्रूटमेंट का आयोजन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को इजरायल भेजने पर 1,37,000 प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां सिलसिलेवार बम धमाके
में फर्जी आरोप में गिरफ्तार अब्दुल करीम मुंडा को अजमेर की टांडा कोर्ट ने 31 साल बाद किया रिहा। आप समझिए कि जिस टुंडा को गिरफ्तार किया गया था 31 साल पहले, अब इस सिलसिलेवार बम धमाके के में पूरी तरीके से वो निर्दोष हुए हैं और 31 साल बाद जो है वो उन्हें बरी कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से निर्दोषों को जो है वो कैसे जेल में रखा गया। एक और अपडेट, अगली खबर निकल के आई। यूपी बोर्ड परीक्षा में मुस्लिम मुस्लिम छात्राओं को उतारा जा रहा हिजाब, बरेली में हंगामा। डीआईओस ने क्या कुछ कहा, समझिए। हिजाब विवाद को असर उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी हिजाब को लेकर हंगामा हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश की बरेली में एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो को लेकर के यहाँ के मुसलमान और मुस्लिम संगठन काफ़ी गुस्सा हुए। वीडियो में एक शिक्षिका छात्र के परीक्षा केंद्र के बाहर हिजाब उतारने के लिए कहा गया। वीडियो में शिक्षिका छात्रा से कहती हुई नजर आ रही है कि पहले हिजाब उतारो, फिर ही परीक्षा केंद्र में दाखिल होने दिया जाएगा। इस वायरल वीडियो पर मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम संगठनों को काफ़ी गुस्सा है। मुस्लिम नेताओं ने वीडियो में दिखा रहा है कि शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद ही परीक्षा केंद्रों पर कई मुस्लिम छात्राओं के माता पिता ने हंगामा किया। तो समझ लीजिए कि अब उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की चीज़ें शुरुआत हो चुकी हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, अगली खबर, जहां राहुल गांधी ने कहा विकास और प्रौद्योगिकी की नई कल्पना जरूरी, 90% जनता को लेकर साथ चलना जरूरी है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आज अधिकांश भारतीयों के पास उनके अवसरों और प्रगति तक पहुंच नहीं है, जिनका आनंद केवल कुछ ही लोग उठा पा रहे हैं। हमें विकास और प्रौद्योगिकी की फिर से कल्पना करने की जरूरत है, ताकि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएं जो हमारी 90% आबादी को पीछे न छोड़ सके। जीएमसी को सरल बनाएं, एमएसपी की मदद के लिए हमारी कर प्रणाली को नया स्वरूप दें, एमएसपी के माध्यम से किसानों की रक्षा करें, नौकरी सृजनकर्ताओं की क्षमताओं को बढ़ावा देना और हाईटेक नेटवर्क को जोड़ करके उत्पादन को व्यवस्थित करना। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये तमाम चीज़ें कही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, अगली खबर, जहां उत्तरकाशी में हमने आपको बताया। एक और अपडेट, यूपी में से भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम किया बड़ा दावा, कहा सपा को अगर गठबंधन करना हो तो बताएं। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को तगड़ा झटका लग सकता है। दावा है कि हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि वो कौन सी से चुनाव लड़ेंगे। एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान साहब के अनुसार अभी तक फैसला नहीं हुआ है ओवैसी कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर समाजवादी पार्टी ने उनकी सीटों की मांग नहीं मानी तो ओवैसी यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल एआईएमआईएम ने सपा से नगीना, आजमगढ़, संभल, मुरादाबाद और अम्बाला लोकसभा सीट मांगी है। प्रवक्ता ने कहा है कि अगर सपा ने डिमांड नहीं मानी तो न सिर्फ ओवैसी यूपी से चुनाव लड़ेंगे बल्कि 25 और सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। अब देखने की बात होती है समाजवादी पार्टी क्या कुछ करती है। एक और अपडेट निकल के आई है, लोकसभा चुनाव एमबीए में हुआ सीटों का बंटवारा, जल्द होगी घोषणा, संजय राउत ने दी जानकारी। दरअसल शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नेता संजय राउत ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी एमबीए गठबंधन के सदस्य बुधवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सीटों बंटवारों पर सहमत हो गए हैं और इसकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। उनने ये बयान मुंबई में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार और शिवसेना यूबीटी के बैठक के बाद लिया है। आपको बता दें, राज्यसभा के सदस्य राउत ने कहा है कि फैसले को अंतिम मंजूरी देने के लिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और प्रकाश अंबेडकर मुलाकात करेंगे, जिनकी घोषणा जो है वो संवाददाता सम्मेलन में की जाएगी। एक और अपडेट, अगली खबर, जहां हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायक अयोग्य घोषित व्हिप के उल्लंघन पर स्पीकर ने कार्रवाई कर दी है। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष सतपाल पठानिया ने कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों पर अपना फैसला सुना दिया है। स्पीकर ने राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले सभी 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। स्पीकर पठानिया ने कहा है कि दल बदल कानून के तहत 6 मानवीय विधायकों के खिलाफ शिकायत विधायक और मंत्री हर्षवर्धन जी के जरिए हमारे सचिवालय को मिली थी। इसके बाद मैंने दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला सुनाया। स्पीकर ने आगे कहा है कि विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया, उम्मीदवारों के पक्ष में वोट नहीं दिया। मैंने सभी पक्षों को सुना और मेरे आदेश के 30 पन्ने हैं। तो सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वो 6 जो बागी विधायक थे उनको फिलहाल अयोग्य डिसमिस कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आया। एक और अपडेट, असम सरकार पर मुस्लिमों के बाद ईसाइयों को परेशान करने का आरोप। मौजूदा सरकार की लगातार हो रही है किरकिरी और आलोचना।
हालिया वर्षों में असम की मौजूदा सरकार पर कथित रूप से अल्पसंख्यकों को निशाने पर लेने के आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि पहले सरकार और हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुसलमानों को निशाना बनाया और अब ईसाई समुदाय उनके निशाने पर हैं। कथित रूप से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने पर पूर्वोत्तर राज्य असम की मौजूदा सरकार की हाल के वर्षों में आलोचना होती रही है। कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने सरकार से अपील की है कि मिशनरी स्कूल में धार्मिक प्रतीक और प्रतिमाएं हटाई जाए, सरस्वती पूजा शुरू करवाई जाए। ईसाई संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया और असम में ईसाइयों की आबादी करीब 3.74% है, जो 2.3% के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले ज़्यादा है। तो राज्य में 300 से ज़्यादा मिशनरी स्कूल हैं और उनको जो है वो बंद करने की धमकी दे रहे हैं। एक और अपडेट, 5 स्टार जेल की तरह है नई संसद। संजय राउत बोले सरकार बनी तो पुराने भवन में जाएंगे। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले शिवसेना नेता संजय राउत ने देश की नई संसद को लेकर बड़ा बयान दिया। उनने इस संसद भवन की तुलना 5 स्टार जेल से कर दी है। उनने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी तो पुराने संसद भवन से सत्र शुरुआत करेगी। आपको बता दें, नए संसद भवन का कुछ महीना पहले उद्घाटन किया गया था। विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। संजय राउत ने कहा है कि नई संसद एक 5 सितारा जेल की तरह जहां आप काम नहीं कर सकते। जब तक हमारी सरकार बनाएंगे तो हम अपने ऐतिहासिक संसद पुरानी संसद में अपने बजट सत्र की शुरुआत करेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो संजय राउत के द्वारा कही गई है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देकर और अपडेट भाजपा जारी कर सकती है लोकसभा कैंडिडेट की लिस्ट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक, मोदी और शाह शामिल होंगे। यह दरअसल भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव कमेटी CEC की पहली बैठक गुरुवार को पार्टी कार्यालय दिल्ली में होगी। बैठक की अध्यक्षता JP नड्डा करेंगे और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा होने की संभावना रही। सूत्रों का कहना है कि आज जो लिस्ट जारी होगी उनमें PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।